Okay, so now we will going to discuss the next concept in electricity, that is heating effect of electric current. Heating effect of electric current. Now, what exactly is meant by heating effect of electric current? हम इस टॉपिक में उस कॉन्सेप्ट को, उस फिनोमेना को डिस्कवर करेंगे, उस फिनोमेना को डिस्कस करेंगे जो फिनोमेना इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्रिएट हो रहा है। एक इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्रिएट होता है। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कॉमनली अगर हम देखें तो क्या क्या इफेक्ट क्रिएट होते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ दैट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हम इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से, इलेक्ट्रिक करंट के मीडियम से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसमिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप घर में जब फैन ऑन करते हैं, तो जब आप घर में फैन ऑन करते हैं, आपका फैन रोटेट होने लगता है। ये जो फैन में रोटेशन क्रिएट हुआ है, ये रोटेशन क्यों क्रिएट हुआ है? इट्स बिकॉज उस फैन ने इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया मैकेनिकल एनर्जी में, जैसे कि रोटेशनल एनर्जी में या काइनेटिक एनर्जी में। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। नाउ, बल्ब में क्या होता है? बल्ब में आपने देखा इलेक्ट्रिक एनर्जी से बल्ब लाइट अप हो जाता है। सो ये जो लाइटनिंग हो रही है, ये लाइटनिंग हो रही है बिकॉज इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू लाइट एनर्जी। अगर मैं बात करूं एक वाटर हीटर की, एक गीजर की, तो गीजर में क्या फिनोमेना हो रहा है? गीजर में इलेक्ट्रिक एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड टू हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो रही है। सो डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के बेसिस पे, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस के बेसिस पे हमने इलेक्ट्रिसिटी के कन्वर्जन को, इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन को समझा। और सभी डिवाइसेस में, वेदर इट इज फैन और वेदर इट इज गीजर और एनी अदर डिवाइस, वेदर इट इज बल्ब, तो हर डिवाइस में एक चीज कॉमन दिखी, एक चीज बिल्कुल हर डिवाइस में होती ही होती है, दैट इज द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। वेदर इट इज फैन और वेदर इट इज बल्ब, बल्ब में लाइट एनर्जी बनती है, फैन में काइनेटिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी बनती है, और गीजर में तो हीट एनर्जी ही बनती है। सो इन तीनों डिवाइसेस में एक चीज दिखी कि हीटिंग तो हो ही रही है, हीट एनर्जी में तो कन्वर्जन हो ही रहा है। सो इस हीटिंग को नाम दिया गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द conversion of electric energy to heat energy। इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में बदलाव, कन्वर्जन, is known as heating effect of electric current. Now, this effect was first noted by J.P. Joule। J.P. जूल ने इसको सबसे पहले नोट किया, इसीलिए इस हीटिंग को हम नाम देते हैं जूल हीटिंग। इस हीटिंग को हम नाम देंगे जूल हीटिंग, बिकॉज जूल ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, उसने सबसे पहले देखा था और इसके ऊपर कंक्लूजन दिए थे। सो अब सवाल आता है कि ठीक है, करंट की वजह से हीटिंग हो रही है, तो करंट की वजह से हीटिंग आखिर हो क्यों रही है? ऐसा क्या फिनोमेना है, ऐसा क्या रीजन है कि करंट की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है? सो इस फिनोमेना को हम समझते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज आप हमेशा याद रख सकते हैं, एक चीज आप बिल्कुल माइंड में रखिए कि किसी भी प्रकार की एनर्जी की हम बात करें, चाहे वो मैकेनिकल हो, काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो,
और कोई एनर्जी का फॉर्म हो, सभी एनर्जी के फॉर्म अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं हीट एनर्जी में। ओके, अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होते हैं सभी फॉर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फॉर्म होते हैं एनर्जी के। ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस द रीजन ऑफ हीटिंग। इस हीटिंग के रीजन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। लेट अस से दिस इज अ कंडक्टर। हम मानते हैं कि एक कंडक्टिंग वायर है और वह वायर कुछ इस तरह का दिखता है। इन दिस कंडक्टिंग वायर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से फ्रीली मूव कर सकते हैं। इस तरह से इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। लेकिन जब मैं इस वायर के एंड्स पे, लेट्स से दिस इज एंड ए एंड दिस इज बी, जब इन एंड्स पे, इन दोनों वायर के, इस वायर के दोनों एंड्स पे जब मैं एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करता हूं, सो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से दीज इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग एंड दिस इज द कॉज ऑफ करंट। सो जब यह इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन दिस डायरेक्शन, कुछ इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ, सो दिस मूवमेंट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। यह मूवमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स की यहां पे क्रिएट हुई है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से, दिस मूवमेंट इज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज दिस कंडक्टर इज नॉट एन एम्प्टी स्पेस। यह कंडक्टर एक खाली डब्बा नहीं है, खाली स्पेस नहीं है। तो फिर क्या है? दिस कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ एटम्स। यह कंडक्टर किससे बना है? मिलियंस ऑफ एटम्स से। सो ऑल्दो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, यह मूव कर सकते हैं, लेकिन जब ये मूव करेंगे सो यह इलेक्ट्रॉन्स एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाएंगे। सो फिर क्या होगा? दिस इलेक्ट्रॉन्स जब ये आगे की तरफ ऐसा मूव करेंगे, सो दे विल गोइंग टू कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स और विथ एटम्स। दो चीजों से इनका कोलिजन होगा, या तो दीज इलेक्ट्रॉन्स विल कोलाइड विथ अदर इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे इलेक्ट्रॉन से इनकी टक्कर होगी, या फिर जो इस कंडक्टर में एटम्स हैं उन एटम्स से इन इलेक्ट्रॉन्स की टक्कर होगी। सो क्या लिख सकते हैं हम? वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। यह इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल नहीं करते। वाइल ट्रैवलिंग they collide with other electrons or atoms of the conductor। इस कंडक्टर के दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या फिर उसके एटम से कोलिजन इनका होता है। नाउ इफ दिस कोलिजन इज हैपनिंग, सो हाउ दिस कोलिजन इज रिस्पॉन्सिबल? कोलिजन कैसे रिस्पॉन्सिबल है? तो आप यह एक्सपेरिमेंट घर पे करके देख सकते हैं। एक आप बॉल लीजिए, उस बॉल को कंटिन्यूअसली दीवार पे स्ट्राइक कराइए, जोर जोर से उसे दीवार पे फेंकिए, उसे थ्रो करिए। कुछ समय बाद यू विल फाइंड कि दैट बॉल एंड दैट वॉल ऑल्सो विल बिकम वार्म। वह बॉल या फिर वो दीवार गर्म हो जाएगी, खास करके वह बॉल गर्म हो जाएगी। वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग? ये बॉल गर्म क्यों हो रही है? इट्स बिकॉज in collision
the energy of electrons is transferred to atom or other electron or gets converted to heat energy. सो किस तरह का फिनोमेना होगा? जब एक इलेक्ट्रॉन लेट से इस तरह से मूव कर रहा है और सामने एक और इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इलेक्ट्रॉन विल गोइंग टू कोलाइड दिस इलेक्ट्रॉन, ये इस तरह से इसको टकराएगा और टकराने से क्या होगा, या तो अपनी एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है, इस इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी है. सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बेसिकली दी इलेक्ट्रिक एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस. तो ये मूवमेंट ऑफ चार्जेस क्या है? मूवमेंट ऑफ चार्जेस मींस काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज मूवमेंट कब होती है? जब किसी बॉडी के पास, किसी मैटर के पास, किसी ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तब वह ऑब्जेक्ट मूव करता है. तो यहाँ पे इन इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है. यह काइनेटिक एनर्जी आई कैसे? यह काइनेटिक एनर्जी इस पोटेंशियल डिफरेंस के एप्लीकेशन से आई. आपने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करा, सो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई? काइनेटिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू हो गए. और इसी एनर्जी को हमने क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी. ओके, सो यहाँ पे इस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी है और वो इस तरह से मूव कर रहा है. जब वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, इस कोलिजन में आइदर दिस विल ट्रांसफर इट्स काइनेटिक एनर्जी टू दिस इलेक्ट्रॉन, तो कैसा होगा, ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसमिट करेगा और ये भी मूव करने लग जाएगा. या फिर क्या होगा, जब ये इससे टकराएगा तो ये रिबाउंड बैक हो जाएगा और इसकी जो टकराने से एनर्जी लॉस हुई है वह एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में. एंड दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग. यही कॉज है हीटिंग ऑफ दिस कंडक्टर का. सो जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगे, जितना ज्यादा ये टकराव हो रहा है एटम इलेक्ट्रॉन का या फिर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का, यह जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हीट एनर्जी फॉर्म होती रहेगी. सो हम अगर कोलिजन को ध्यान से देखें, इस कोलिजन को समझें कि बेसिकली ये जो कोलिजन्स हो रहे हैं, सो हम ऐसा कहेंगे कि दीज कोलिजन्स बेसिकली आर रेजिस्टेंस. यह कोलिजन क्या है? यह कोलिजन्स करंट के बहाव में, करंट के फ्लो में एक बाधा डाल रहे हैं, एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं. सो दीज कोलिजन्स विल बी मोर इफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल इज मोर. अगर इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है तो इसमें कोलिजन्स भी कम ही होंगी, बिकॉज जो भी एनर्जी लॉस हो रही है, जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, हमने सीखा था एक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस. सो मटेरियल का क्या है? जैसे कि कॉपर या फिर एल्यूमिनियम या फिर और कोई मटेरियल, इन सभी मटेरियल्स के अंदर जो एटम्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके अरेंजमेंट इस तरह से होते हैं, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इस तरह से होते हैं कि वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होता है और हर सब्सटेंस का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है. तो इसीलिए जो कोलिजन भी होगा, वह कोलिजन भी हर एटम में, वो भी हर मटेरियल में अलग तरह से होगा. जैसे कि कॉपर की रेजिस्टिविटी कम है तो कॉपर में कोलिजन कम होगा. सिल्वर की रेजिस्टिविटी कॉपर से भी ज्यादा कम है तो सिल्वर में और कम कोलिजन होगा. इट मीन्स जब आप सिल्वर का एक वायर लगाएं या फिर एक कॉपर का वायर लगाएं, सो यू विल फाइंड कि कॉपर के वायर में हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है कंपेयर टू सिल्वर. इस तरह का एक ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं. और कॉपर में हीट प्रोडक्शन का रीजन क्या है? ज्यादा हीट प्रोडक्शन का रीजन दैट इज कोलिजन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो जूल ने इस फिनोमेना को समझ लिया. जूल ने ये समझ लिया कि ये जो फिनोमेना हो रहा है, ये फिनोमेना कोलिजन की वजह से हो रहा है. सो इस बेसिस पे जूल ने कहा कि जो हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है, हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू 3 रीजंस. इस बेसिस पे जूल ने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया, अपना एक ऑब्जर्वेशन दिया, और उस ऑब्जर्वेशन में उन्होंने कहा
दैट दिस हीट, द इलेक्ट्रिक करंट से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, दिस हीट इज ड्यू टू 3 रीजंस। इस हीट के बनने के 3 वजह हैं। इस हीट के बनने की वजह कितनी है? 3 वजह। हम इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा द फर्स्ट रीजन इज करंट। सबसे पहली वजह क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। आप यह सोचिए, जब मैं इस कंडक्टर में ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराऊंगा तो क्या होंगे? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अगर मैं 8 की जगह 50 इलेक्ट्रॉन्स मूव कराऊं, 18 इलेक्ट्रॉन्स मूव कराऊं और 100 इलेक्ट्रॉन्स मूव कराऊं, मतलब अगर मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा दूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ने से क्या होगा? जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को 1 सेकेंड में पास कर रहे हैं, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इस क्रॉस सेक्शन को अभी सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, सो पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करने से मे बी पॉसिबल इस क्रॉस सेक्शन को 50 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करना शुरू कर दे, और ज्यादा इंक्रीज करूंगा तो और 100 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करना शुरू कर दे। सो इट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से कोलिजन भी ज्यादा होंगे, और जितने ज्यादा कोलिजन होंगे उतनी ज्यादा हीट प्रोडक्शन होगी। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कोलिजन की संभावना, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा हीटिंग। सो उन्होंने कहा कि यह हीटिंग करंट पे तो डिपेंड करती ही करती है। जितना ज्यादा करंट आप फ्लो कराएंगे उतनी ज्यादा हीटिंग होगी, जितना कम करंट होगा उतनी हीटिंग कम होगी, बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हुए तो वहां पे कोलिजन की संख्या भी, कोलिजन की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाएगी, तो इसीलिए एनर्जी का लॉस भी कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग उन्होंने कहा दैट this reason, this heating is also dependent on resistance। उन्होंने कहा जो कंडक्टर है, जो वायर आप यूज कर रहे हैं, इसके रेजिस्टेंस पे भी हीटिंग डिपेंड करती है। देखिए, हमने क्या कहा? हीटिंग प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ कोलिजन। सो कोलिजन 2 वजह से हो सकते हैं। पहली चीज, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा आ गए तो इसीलिए जगह नहीं बची तो कोलिजन शुरू हो गया, या फिर उस कंडक्टर का, उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसका इंटरनल स्ट्रक्चर ही इस तरह से बना हुआ है दैट इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में कोलिजन ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स कभी एटम से टकराते हैं, कभी दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो इस कोलिजन होने की 2 वजह है। या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है मतलब करंट ज्यादा है, या फिर रेजिस्टेंस ज्यादा है। उस सब्सटेंस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, उसकी बनावट ही ऐसी है। तो इस बनावट को तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन करंट को तो आप चेंज कर ही सकते हो। ओके, सो ये दोनों रीजन है। थर्ड रीजन इज वेरी ऑब्वियस रीजन। थर्ड रीजन इज टाइम। टाइम मीन्स जितने ज्यादा समय तक आप इसमें से करंट फ्लो कराओगे, जितने ज्यादा समय तक करंट का फ्लो चलेगा, उतने समय तक हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। दिस इज वेरी ऑब्वियस। आपने एक बार करंट पास कराया, छोड़ दिया, थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हो गई, फिर दूसरी बार फिर करंट पास कराया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस हुई। ऐसे करके लेट से आपने करंट पास कराना शुरू किया और कंटिन्यूअसली करंट पास कराते गए, तो हर बार हीट प्रोडक्शन होता जाएगा। तो जितना ज्यादा समय आप इसको देंगे उतनी ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होता जाएगा, उतनी ज्यादा हीट का प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा। ओके, सो जूल ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत डिटेल में समझा, और इस एक्सपेरिमेंट को समझ के उन्होंने कहा दैट दिस हीटिंग इज लेट अस से रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल H। कैपिटल H इज हीटिंग। हीटिंग इज व्हाट? हीटिंग इज बेसिकली एनर्जी। सो हीटिंग की यूनिट हो जाएगी जूल्स। हीटिंग की यूनिट क्या होगी? जूल। So by the experiment, Joule said that this heating is directly proportional to the square of current। क्या कहा उन्होंने? हीट जो है
वो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। स्क्वायर के प्रोपोर्शनल मतलब अगर आपने करंट को डबल किया तो हीटिंग कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स, 4 गुना हीटिंग होने लगेगी। अगर आपने करंट को ट्रिपल किया, 3 गुना किया, तो हीटिंग आपकी 9 टाइम्स हो जाएगी, 9 गुना हीटिंग होने लगेगी। ओके, सो इस तरह से हीटिंग इज डिपेंडेंट ऑन स्क्वायर ऑफ, is directly proportional to the square of current. Second thing he noted that heating is directly proportional to resistance. इसमें कोई second power नहीं है, it is linear relation, linear relation and quadratic relation, ये आप मैथ्स में पढ़ेंगे। So यहाँ पे R के ऊपर किसी प्रकार की कोई पावर नहीं है। So heating is directly proportional to resistance. जितना ज्यादा resistance होगा उतना ज्यादा ही heating क्रिएट होगी, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतनी कम हीटिंग होगी। थर्ड इज टाइम। सो जूल सेड दैट हीटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। हीटिंग क्या है, टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा समय आप हीटिंग, जितने ज्यादा समय के लिए आप करंट पास करेंगे उतने ज्यादा समय तक हीटिंग होती रहेगी, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक रिलेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो इन तीनों इक्वेशंस को क्लब करके Joule said that heating is proportional to I square R T. Joules ने यह एक रिलेशन दिया that heating is directly proportional to I square R T, and this relation is known as Joule's law of heating. इस लॉ को क्या कहेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, सो देखिए हीटिंग जो फिनोमेना एक कंडक्टर में या किसी डिवाइस में होता है, ये बेसिकली हीटिंग क्या है, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी ही लॉस हो रही है। सो हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन का एम है, जो मुद्दा है, वह यही है, हमें यह समझ में आ जाए कि बेसिकली हीटिंग हो किस वजह से रही है। तो ये फिनोमेना, ये एक्सपेरिमेंट, ये लॉ हमें बता रहा है कि ज्यादा करंट पास करेंगे तो हीटिंग ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसलिए हीटिंग ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा, टाइम जितना ज्यादा आप देंगे उतने ज्यादा समय के लिए हीटिंग होगी। सो यहाँ पे इनकी हम यूनिट्स को भी देख लेते हैं। करंट की यूनिट यू नीड टू राइट एज एम्पियर, रेजिस्टेंस की यूनिट इज ओम्स, एंड टाइम की यूनिट इज इन सेकेंड्स। ओके, टाइम की यूनिट आपको क्या लेनी है, सेकेंड्स। अब देखिए, अगर हम कहते हैं कि हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टिविटी तो एक मटेरियल का फिनोमेना है, लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पे, ज्योमेट्रिकल शेप पे भी डिपेंड करता है। सो फॉर एग्जांपल, अगर मुझे यहां से कहीं दूर तक करंट भेजना है, फॉर एग्जांपल इस तरह का एक पॉइंट है ए, और इस ए और बी पॉइंट के बीच में मुझे इस तरह से करंट भेजना है। सो अगर मैं एक वायर लगाऊंगा तो हीटिंग होगी, लेकिन अगर इसी वायर की जगह मैं इस तरह से मोटा वायर लगा दूं, इसका डबल और इसका ट्रिपल वायर लगा दूं, तो क्या होगा, ए से बी पॉइंट के बीच में वायर की विड्थ अगर बढ़ा दी जाए, वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो इसलिए हीटिंग भी कम हो जाएगी। ओके, सो इसीलिए आप देखेंगे जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, ट्रांसमिशन लाइंस, यह ट्रांसमिशन लाइंस आपके घर में जो वायर लगता है, घर में आपने देखा है काफी थिन वायर होता है, तो ट्रांसमिशन लाइंस बेसिकली थिक होती हैं, ट्रांसमिशन लाइन की वेट बहुत ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा वेट रखने का रीजन क्या है, ज्यादा वेट रखने का यही रीजन है कि उनका रेजिस्टेंस कम रहे ताकि हीटिंग इफेक्ट कम हो, और हीटिंग इफेक्ट कम हो ताकि एनर्जी का लॉस कम हो, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज काइंड ऑफ लॉस इन एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्योंकि कन्वर्ट हो रही है, वेस्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल फैन, आपने फैन चलाया, फैन चलाने से क्या हुआ, आपका एम है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाए रोटेशनल एनर्जी में, या फिर कहे मैकेनिकल एनर्जी में, लेकिन जो मोटर फैन में लगी हुई है उसमें हीट का जनरेशन भी होता है। सो वो हीट का जनरेशन इज बेसिकली अ लॉस, बिकॉज हमारे लिए वो काम की नहीं है।
सो इलेक्ट्रिक करंट के देखिए कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हीट प्रोडक्शन ही उसका एक फाइनल एम है, जैसे कि इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक कुकर, इलेक्ट्रिक हीटर। और कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे हीटिंग इज नॉट एट ऑल डिजायरेबल, हम चाहते ही नहीं कि वहाँ हीट प्रोड्यूस हो, जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन या इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब हमें चाहते हैं कि लाइट प्रोडक्शन हो, हीट का प्रोडक्शन ना हो, लेकिन वहाँ पे मैक्सिमम जो होता है वो मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होती है और बहुत कम मात्रा में लाइट प्रोड्यूस होती है। ओके, सो हीटिंग के दोनों एप्लीकेशंस हैं। इट इज नॉट लाइक दैट कि हीटिंग इज एन अनडिजायरेबल, ऐसा नहीं है कि हीटिंग टोटली अनडिजायरेबल है, बहुत सारी चीजें हीटिंग पे ही काम करती हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट के दोनों तरह के एडवांटेजेस हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन हम इलेक्ट्रिक करंट की एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसे नोट कर लीजिए, देन वी विल कंटिन्यू।